आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम और मैं हूँ रतिका मेहरा। नाजरीन, डी उर्दू की इस ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। बिल्कुल। और नाजरीन, जो माँ बाप होते हैं ना, वो अपनी सेहत का ख्याल रखने से पहले अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हैं। वो ये देखते हैं कि कहीं उसे कोई तकलीफ़ तो नहीं, क्या वो मेंटली फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग है। और जब भी बच्चा पैदा होता है उसके बड़े होने तक वो उसकी पूरी देखभाल करते हैं। पर कभी कभार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि उनके पैदा होने से पहले या फिर उनके पैदा होने के बाद बच्चों को घेर लेती हैं, जिस पर किसी का बस नहीं चलता। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि अगर आपको उसके बारे में पता लग जाता है तो इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेना बेहद ज़रूरी है। आज हम बात कर रहे हैं चाइल्ड कार्डियोलॉजी प्रॉब्लम्स के बारे में, यानी बच्चों में होने वाली दिल की बीमारी, यानी दिल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों के में, उसके बारे में। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में दिल की, इसके बारे में आसान नहीं होता पता करना। और जो हम अमूमन जो ये ज़्यादातर सुनते हैं कि दिल में सुराख का हो जाना या फिर जो हार्ट जो वॉल्व्स होती हैं उसका सिकुड़ जाना, ये कुछ आम दिक्कतें हम देखते हैं और सुनते हैं आजकल। लेकिन सबसे बड़ी फ़िक्र की बात तो ये है ना कि जो बहुत ही छोटा बच्चा होता है वो तो अपनी प्रॉब्लम, अपनी परेशानी बता भी नहीं सकता। तो ऐसे में माँ बाप की जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उन्हें जो उनके बच्चे में हो रही तब्दीलियां हैं, जो डेली चेंजेस वो देख रहे हैं अपने बच्चों के, तो उस पर गौर करना बेहद ज़रूरी है। और अगर उन्हें किसी भी तरह के कोई चेंजेस नज़र आते हैं, कोई तब्दीलियां नज़र आती हैं, तो इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो नाज़रीन, अगर आज आप भी चाइल्ड कार्डियोलॉजी या फिर जो बच्चों की जो दिल की बीमारियां हैं उससे मुतालिक किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं या फिर आपके कोई सवालात हैं, तो आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें हम एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि बिना देखे कि किसी भी मरीज़ को उसका इलाज हम नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन हम आपको गाइडेंस ज़रूर दे सकते हैं आपकी प्रॉब्लम के ऊपर। चलिए, अब वक्त है फ़िलहाल हमारी इस रिपोर्ट देखने का। नाजरीन, दुनिया भर में लाखों अफराद हर साल दिल की बीमारियों की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। और इसकी अहम वजूहात में आगही का ना होना, मालूमात की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैर मुतहर्रिक तर्ज जिंदगी, मोटापा और वर्जिश ना करना शामिल है। काबिल गौर है कि चंद साल पहले तक बहुत छोटे बच्चों में दिल के अमराज या नकाइस का होना आम नहीं था, लेकिन मौजूदा दौर में कई हजार बच्चे किसी छोटी या बड़ी दिल की बीमारी के साथ पैदा होते हैं। छोटे बच्चों में दिल का आरिजा इस दुनिया में आने से पहले भी हो सकता है या ये मसला बाद में भी उम्र के किसी भी मरहले में पैदा हो सकता है। बच्चों की उम्र के 16वें या 18वें हफ्ते के दौरान उनके दिल में किसी भी खराबी का आम तौर से पता चल जाता है। इस सूरत में बच्चे के होंठ, चेहरा या पूरा जिस्म नीले दिखाई देते हैं। बच्चों के हाथ पांव ठंडे भी रहते हैं। मौसम की तब्दीली का उन पर फौरन असर होता है। जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा कमजोर होती है। वजन न बढ़ना, मुस्तकिल खांसी रहना, ये सब दिल की बीमारी की तरफ इशारा करते हैं। बहुत छोटे बच्चों के अलावा आजकल 9 उम्र बच्चों में भी दिल की बीमारियों का रुझान बढ़ता जा रहा है। आज का दौर डिजिटल दौर है और आज के नौजवान बच्चे देर रात तक सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करने के आदी हो गए हैं। इसकी वजह से उनमें नींद की कमी का मसला पैदा हो रहा है, जिससे ब्लड प्रेशर में इजाफा होता है। उनमें जहनी दबाव और तनाव, चिड़चिड़ापन और नफ्सियाती तब्दीलियां भी आ रही हैं। ये सारे अवामिल दिल की सेहत को मुतासिर करते हैं और उसे खराब भी करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक सुबह का नाश्ता न करने वाले अफराद में दिल के मर्ज का खतरा बढ़ सकता है। 9 उम्र बच्चों में खेलकूद या किसी जिस्मानी हरकत के वक्त जल्द ही सांस का फूलना, चक्कर महसूस होना, उम्र के हिसाब से वजन न बढ़ना, मुस्तकिल सर में दर्द रहना, दिल की तेज धड़कन या रुक रुक कर धड़कन महसूस होना, ज्यादा थकान, नींद की कमी वगैरह। इनमें से कुछ अलामात जाहिर होने पर भी फौरन माहिर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। नाजरीन, हरकत जिंदगी का दूसरा नाम है और रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि रोजाना की हल्की वर्जिश या घर से बाहर किसी पसंदीदा खेल का हमारे दिल पर बेहद मुस्बत और खुशगवार असर होता है। हमें 9 उम्र बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक आलात के साथ कम वक्त गुजारने
और घर से बाहर साइकिलिंग या जिस्मानी हरकत वाला कोई भी खेल खेलने की तरगीब देनी चाहिए। इसके अलावा जंक फूड का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए। बच्चों को ताजे फलों और हरी सब्जियों से भरपूर ग़िज़ा देनी चाहिए। बच्चों में छोटी उम्र से ही साफ सफाई की आदत डालें और साथ ही उनकी पढ़ाई या स्कूल की सरगर्मियों के बारे में उनसे मुसलसल बात करें ताकि वो किसी भी बात का ज़हनी दबाव महसूस न करें। हर सूरत में उनका हौसला बढ़ाएं। याद रखें, ये सारी तदाबीर हमारे बच्चों के दिल की अच्छी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। नाज़रीन, आज हेलो डॉक्टर में हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली दिल की बीमारियों के बारे में। जानेंगे कि क्या अलामात होते हैं इसके, क्या है इसका सही इलाज, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि कितनी ज़रूरी है इसके ऊपर अवेयरनेस और सही तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाना। और इन्हीं सभी मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं एक्सपर्ट डॉक्टर्स का एक बहुत ही खास पैनल। तो आइए पहले आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरिमा निगम, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, जीबी पंत हॉस्पिटल से। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और हमारे साथ है डॉक्टर सौरभ गुप्ता, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, एम्स दिल्ली से। आपका भी इस्तकबाल है सर। और हमारे साथ है डॉक्टर बीरेंद्र शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ आयुष। आपका भी इस्तकबाल है। तो सबसे पहले डॉक्टर अरिमा, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चों की दिल की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हार्ट इश्यूज़ आजकल हम देख रहे हैं, वो कौन कौन सी दिक्कतें हैं और आज कितनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ने लगी हैं? एक्चुअली बच्चों में दो तरह से बीमारियां आप कह सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक कंजेनिटल यानी जन्मजात, जो माँ के पेट से बच्चा लेकर पैदा हुआ है, Okay. और दूसरा वो एक्वायर्ड, जो कि किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण या और कई कारणों से उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज वगैरह के कारण हो सकती हैं। तो जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हैं, जो मेनली बच्चों में हम कंसर्न रहते हैं, विच आर एक्सक्लूसिव मोस्टली फॉर चिल्ड्रन, उसमें उसका इंसिडेंस अगर देखा जाए तो 8 से 10 पर 1000 पैदा हुआ बच्चे होता है। ओके। अगर उस हिसाब से हम पूरे हिंदुस्तान में जनसंख्या के हिसाब से उसको आंकड़ों को देखें तो वर्ल्ड ओवर 13.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं इससे, और हिंदुस्तान में खाली 2.5 लाख बच्चे पर ईयर पैदा होते हैं। उनमें से भी 1/4 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उम्र के पहले महीने में ही कुछ इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट इमीडिएटली रिक्वायर्ड होता है। ओके। 1/4 बच्चों में उनमें। और ये आंकड़ा और बढ़ने की संभावना इसलिए हो जाती क्योंकि अब हिंदुस्तान में जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा अब। ओके। और साथ में अब टेक्नोलॉजी भी ऐसी डेवलप हो गई है कि जो पहले चीज़ें हम डिटेक्ट नहीं कर पाते थे, जी। वो अर्ली इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा अब हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारा। बिल्कुल, बहुत सही बताया कि अब जिस तरह से टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं उसमें बीमारी को पकड़ना काफ़ी आसान हो गया है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर डॉक्टर अरिमा ने बहुत ही अच्छे से बताया चीज़ों को, किस तरह से आज हम इन चीज़ों को पहचान रहे हैं। एक आम इंसान की बात की जाए, अगर किसी के घर में बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो अपने बच्चे की प्रॉब्लम्स को किस तरह से पहचाने? बहुत ही आसान शब्दों में आप बताइए, लफ्ज़ों में बताइए प्लीज़। तो जैसे डॉक्टर अरिमा ने बताया कि अभी डॉक्टर्स के पास टेक्नोलॉजी है जी, वो पहचान सकते हैं, जल्दी से डायग्नोसिस बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि बच्चों के माता पिता डॉक्टर के पास तो पहुँचे। जी जी, वही मैं तो पूछना ये चाह रहा हूँ। समझना बहुत ज़रूरी जी, होगा। डॉक्टर साहब। और मेरे ख्याल से यदि ये समझ में आए और सोसाइटी इसमें कोऑपरेट करे जी। तो बच्चों की जो कार्डियक हेल्थ है, हार्ट की जो हेल्थ है, वो और बेहतर हो सकती है। जी। तो जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको जो कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो है कि बच्चा दूध ठीक से नहीं पी पाता है, या दूध रुक रुक के पीता है, दूध पीते वक्त थक जाता है, जी जी, दूध ठीक से पीने के बावजूद भी उनका वजन नहीं बढ़ता है, जी या उनको बार बार इन्फेक्शन हो जाते हैं, जी, या उनको नीलापन दिखाई देता है। नीलापन दिखाई दे रहा कई बार जब हम नीलेपन की बात करते हैं तो माता पिता भी और कई सारे डॉक्टर्स भी या हम बड़े लोग भी ये सोचते हैं कि नीलापन बहुत ज़्यादा नीला होगा, उसी को नीला कहेंगे। ओके। जबकि सच ये है कि यदि हल्का सा नीलापन भी दिख रहा है और साथ में बच्चा ठीक नहीं पल रहा है तो भी आपको सोचना चाहिए कि हृदय की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। तो सर ये यहीं पे रोकना चाहूँगी जी। आपको कि नीलापन की जो आप बात कर रही है ये बॉडी के किस हिस्से में या किसी भी हिस्से में हो हाँ, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि होठ का नीलापन होना, अच्छा, फिंगर्स पे जो हमारे नेल बेड्स Nails हैं पे, वहाँ पर देख सकते हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऑलमोस्ट
शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ओके एक जो हिस्सा है जो हम और ज़्यादा ध्यान से देखें, जो हमारी जीभ होती है, ओके वहाँ पर नीलापन ज़्यादा आसानी से देखा जा सकता है। जी जी। तो ये जो बातें बताई हैं डॉक्टर साहब ने, बहुत ही खास सिम्टम है, इसे कोई भी घर पे पहचान सकता है, मैं समझता हूँ। और पहचानना भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा नहीं बता सकता। जी जी जी। नाजरीन, जिस तरह के सिम्टम्स डॉक्टर साहब ने बताया, अगर इस तरह के सिम्टम किसी बच्चे में लग रहे हैं आपको, तो फौरन डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं यहाँ पे ये जोड़ना चाहूँगा कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है जी, तो उस समय यदि बच्चा अपने साथ वाले बच्चों जितना ना खेल पाए, अच्छा। खेलते खेलते उनसे पीछे रह जाए, उसकी जल्दी से सांस फूल जाए, ओके, या खाना पीना ठीक होते हुए भी उसका वजन ना बढ़ पाए, या वो जल्दी से थक जाए, जी। ये सारी चीजें भी इस तरफ इंगित करती हैं कि शायद उसको हृदय की प्रॉब्लम जी है। बिल्कुल। जो भी तो उन्हें सलाह जरूर लेनी चाहिए, बाकी फिर आगे डॉक्टर के पास investigation। जाना चाहिए, जी, बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। कुल मिला के बात ये है। डॉक्टर वीरेंद्र, आपके पास जब भी कोई, आप एक होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, और जब भी कोई आपके पास आता होगा बच्चे की आफ्टर पैदा होने के बाद, तो किस तरह की शिकायतें आपके पास आती हैं दिल की बीमारियों से मुतालिक? देखिए, सबसे पहले तो एक जो आम जनता में ये धारणा है कि बहुत सारी माताएं कहती हैं कि जी हमारे बच्चे के दिल में छेद हो गया जी। और ये छेद जो है ये जन्म से ही है, ऐसा हमें बताया गया है। ओके। तो इस तरह के बच्चे जो हैं वो ओपीडीज में आते हैं और वो कहते हैं जी हमें कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, हमें दवाई चाहिए, हमें दवाई से ठीक कर दो। बिल्कुल। तो उस स्थिति में सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड पे जाना चाहूँगा। जो हमारा अंदर हार्ट है, जो दिल है, वो बच्चे का सबसे पहले ऑर्गन्स में से बनना शुरू होता है। ओके। 6 हफ्ते का जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसके दिल की धड़कन शुरू हो जाती है, और जब बच्चा 8 हफ्ते का होता है तो उसके जो चैम्बर्स हैं, एट्रियाज और वेल्स, वो भी पूरी तरह बनने शुरू हो जाते हैं। और 10 से 12 हफ्ते के बीच में जो हार्ट है वो पूरी तरह तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको उसके शरीर को पूरे को खून पहुंचाना होता है। ओके। और जब अंदर हार्ट की हम बनावट देखते हैं तो ये पता होना चाहिए कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। जो हमारे ऊपर के चैम्बर्स हैं वो हमेशा ब्लड रिसीव करते हैं, और जो नीचे के चैम्बर हैं वो ब्लड भेजते हैं बाकी शरीर को। अब जब माँ के पेट के अंदर बच्चा है तो उस टाइम जो उसका फेफड़ा है वो तो काम नहीं कर रहा है, वो सांस नहीं ले पा रहा है। तो उस टाइम कुदरती ही जो हमारा राइट साइड का ब्लड है वो लेफ्ट साइड में जाता है बाय 1 ओपनिंग। ओके। और वो जो ओपनिंग है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वो ओपनिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। ओके। और उससे फिर जो खून है वो फेफड़े में जाना शुरू हो जाता है और वो सांस लेना शुरू कर देता है। जो वो ओपनिंग है वो बहुत सारे बच्चों में, जैसे मैडम ने बताया कि 1000 में करीब 8 से 10 बच्चों में वो ओपनिंग खुली रह जाती है। तो जो ओपनिंग खुली रहने का मतलब है कि जो हमारा राइट साइड का हार्ट है उसमें इम्प्योर ब्लड है, उसमें जो ब्लड है उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है। जो लेफ्ट साइड है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है। तो अगर इम्प्योर ब्लड प्योर में मिक्स होता रहेगा तो उससे एक तो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इम्प्योर ब्लड जब हमारी धमनियों में जाएगा तो वो एक नीले रंग का कलर देगा, जो कि माँ को पहचानना चाहिए भाई ये कहीं मिक्सिंग हो रही है अंदर ब्लड की। तीसरा बात, अगर इम्प्योर ब्लड, अगर ऑक्सीजन पूरे टिश्यू में नहीं पहुंचेगा तो उसका वेट गेन पुअर हो जाएगा, तो फिर उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। उस बच्चा जब रात को लिटाओगे तो बच्चा उठ के बैठ जाएगा, उसको सांस की दिक्कत होने लगेगी। मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो आप सिम्टम्स, जैसे कि डॉक्टर सौरभ ने भी बताया, आप भी बता रहे हैं कि ये सिम्टम्स पे गौर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। माँ बाप को समझना ज़रूरी है कि अगर उन्हें कहीं पर भी कुछ भी ऐसा एक आध भी सिम्टम्स ऐसा नज़र आ रहा है तो फ़ौरन जो है वो बच्चे को डॉक्टर के पास दिखाएं। जी। और माँ जो है वो बच्चे के बिल्कुल करीब रहती है, और ये माँ को ही पहचानने की सबसे पहले वाली बात है कि मेरे बच्चे में सांस की दिक्कत हो रही है। ये बच्चा जब दूध पी रहा है तो रुक रुक के दूध पी रहा है, दूध पीते पीते ये थक जाता है और सो जाता है बीच में। और अगर मान लो दूध भी पूरा पी रहा है तो उसका वजन उस ढंग से नहीं बढ़ रहा है जिस ढंग से बढ़ना चाहिए। वेट पे भी नजर रखनी है बच्चे की। हाँ बिल्कुल रखनी है। और जो बड़े बच्चे हो जाते हैं, कई बार हम मतलब नहीं पहचान पाते बहुत जल्दी, तो बच्चा जब खेलने लगता है तो सब बच्चे दौड़ रहे हैं और वो बच्चा दौड़ नहीं पाता, वो जल्दी थक जाएगा, वो बैठ जाएगा।
तो कंपैरेटिवली दूसरे बच्चों से उसकी जो ताकत है वो कम रहेगी। इन चीज़ों पे कुल मिलाकर ध्यान रखना है, और अगर कोई दिक्कत पेश आती है तो डॉक्टर की तरफ जाना है। बहुत अच्छे से डॉक्टर वीरेंद्र साहब आपने यहाँ पर बताया। डॉक्टर रीमा, यहाँ पर मैं अभी बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब ने बताया हार्ट के बारे में, बच्चों कैसे डेवलप होता है हार्ट का। आप एक सीनियर फिजिशियन हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं पंत में, तो आपके नज़रिए से जो हार्ट का डेवलपमेंट है बच्चे का, वो कब तक होता है, उसका क्या प्रोसेस है? एक्चुअली बच्चे का, जैसे डॉक्टर वीरेंद्र ने भी बताया कि 5 वीक से धड़कन शुरू हो जाती है जी। और ईश्वर के लिए कहें तो यही पहला ऑर्गन है जो बनना शुरू होता है। सबसे पहले बन जाता है कम्प्लीटली, और सबसे जीवन के सबसे अंतिम क्षण तक है जो काम करता है। जी जी। मतलब ये हार्ट का ऐसा पंप है जिसके बगैर न जीवन की शुरुआत है और अंत हो जाता है। फिर तो 5 हफ्ते से बच्चे का जो धड़कन शुरू होती है, और 6 से 12 हफ्ते में हार्ट पूरी तरह तैयार हो जाता है। पूरा बच्चे माँ के गर्भ में 6 से 12 हफ्ते में बच्चा पूरी, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने में शिशु पूरा तरह बन जाता है। तो इस समय माँ को अगर कोई इन्फेक्शन होता है या कोई वो दवा लेती है या वो अल्कोहल सेवन की आदी है, तो उस समय बच्चे के अंदर बीमारियां होने की काफ़ी संभावना हो जाती है। तो ये चीज़ें उस समय अवॉइड करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि 3 सुराख ऐसे होते हैं जो कुदरती तौर पर ईश्वर ने बनाए हैं, जो कि वहाँ पर रहते हैं जब तक कि बच्चा पैदा नहीं हो जाता, जिनको एक ऊपरी हिस्से में और एक पीडीए होता है, एक एएसडी होता है जी। तो इस तरह से ब्लड की मिक्सिंग चलती रहती है, क्योंकि लंग उस समय डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन ये सुराख अगर बाद में परसिस्ट कर जाते हैं तो फिर ये बच्चे के लिए मुश्किल का काम करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कई बीमारियां ऐसी भी होती हैं हार्ट में जिसमें स्ट्रक्चर ऐसा बना है जिसमें आपको उन सुराखों की ज़रूरत है ताकि मिक्सिंग प्रॉपर हो जाए। वो जीवन के लिए आवश्यक हो जाते हैं जब बच्चा पैदा हो जाता है। तो हार्ट का डेवलपमेंट एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो पहले 3 महीने में माँ के गर्भ में ही पूरी तरह बन के तैयार हो जाता है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको वहाँ पे ख्याल रखना चाहिए कुछ चीज़ों का, जैसे अल्ट्रासाउंड है या कुछ उससे आगे बढ़ के टेस्ट हैं, बच्चे के हार्ट बीट कैसी चल रही है, क्या हार्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें लेकर कुछ अवेयरनेस अगर आप बताएं, कुछ अवेयर हो हमारे। एक्चुअली जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उसमें जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट होता है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में इन बातों का ध्यान देता है। और अगर उसको उसमें कुछ भी गड़बड़ी नज़र आती है तो आज की तारीख में इतनी एडवांस टेक्निक्स हैं कि फीटल इकोकार्डियोग्राफी द्वारा, या चाहे वो धड़कन की बीमारी हो या फिर सुराख की बीमारी हो या कोई कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो, वो सब डायग्नोसिस बन जाती है जब बच्चा माँ के गर्भ में ही है। तो लेकिन चूंकि जो बच्चा है वो इंट्रापैल्विक होता है पहले 3 महीने में तो और पेट में ऊपर की ओर आता है 3 महीने के बाद में, तो डायग्नोसिस फर्स्ट 3 महीने में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद में 3 से 6 महीने के बीच में सही डायग्नोसिस की जा सकती है। 5वें महीने तक हम लोग बच्चे में क्या कॉम्प्लेक्स एनॉमली है उसकी डायग्नोसिस पता चल जाता है। उसका इलाज कैसे, उसका फिर बर्थ के बाद शुरू होता है उसका इलाज कैसे, या प्रेगनेंसी के दौरान? प्लानिंग हम लोग शुरू कर सकते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे एम्स ने अभी एक शुरुआत करी है और एक फीटल इंटरवेंशंस होते हैं जिसमें माँ के गर्भ में ही बच्चे के अंदर बलूनिंग वगैरह कुछ प्रक्रियाएं शुरू की जा सकती हैं, या धड़कन की बीमारी है तो। पर इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात ये भी है ना कि अल्ट्रासाउंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हम बच्चों में करवाते हैं, वो कितना एक्यूरेट है, और क्या माँ बाप इतने अवेयर हैं? अब जैसे छोटी जगहों पर क्या ये फैसिलिटीज़ जब नहीं है, बच्चे अवेलेबल नहीं है पेरेंट्स के पास, नहीं आप इतने अच्छे तरह से अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, उस कंडीशन में क्या किया जाए? तो जैसे धीरे धीरे समय बढ़ रहा है, ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो रही है, और ये हमें समझ आ रहा है कि बाकी जो इन्फेक्शंस वगैरह की प्रॉब्लम थोड़ी कम होती हैं और ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगी आने वाले समय में। पेरेंट्स भी ज़्यादा अवेयर हैं, डॉक्टर्स भी ज़्यादा अवेयर हैं, तो लगभग सभी लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जैसे मैडम ने बताया, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। उसी समय जो अल्ट्रासाउंड करने वाले लोग हैं वो एक कोशिश करते हैं कि वो हार्ट के बारे में मोटे तौर पर देख सकें। क्या कभी कभार ऐसा भी होता है डॉक्टर सौरभ की अल्ट्रासाउंड बच्चे में दिक्कत है लेकिन अल्ट्रासाउंड में पकड़ नहीं पा रहे? हाँ, जैसे किसी भी टेस्ट में होता है, यदि हम कोई भी टेस्ट करें तो देखने वाले की समझ
मशीन की कितनी एक्यूरेसी है, और कई सारी चीज़ें, बच्चा उस समय कैसा है, सही तरीके से देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है। तो 100% एक्यूरेसी नहीं हो पाती है। अभी के समय में भी इवन इन डेवलप्ड वेस्टर्न वर्ल्ड 60 से 70% डिजीजेस कंप्लीटली डायग्नोज हो पाती हैं। 20 से 30% में कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसा रह जाता है जिसको एक्यूरेटली कंफर्म कह पाना कि ये आगे कैसा रहेगा संभव नहीं होता है। तो उसका एक कारण ये भी है कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है हार्ट का शेप, साइज और स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत बदलता है। तो कुछ चीजें हैं जो समय के साथ ही अच्छे से पता लगती हैं। उनको पूरे तौर पर उस 16 से 18 हफ्ते पे नहीं बताया जा सकता है, एक दो बार दोबारा देख के। तो ऐसा भी होता है कि ये जो दिल का सुराग जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अपने आप भरना शुरू हो जाए, मतलब जब वो माँ के पेट में है उसी वक्त ही भरना, या फिर बाद में भी अपने आप से भरना शुरू हो जाए? जी, तो जैसे मैडम ने बताया और जैसे डॉक्टर वीरेंद्र बता रहे थे, जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं उनके अंदर, उसको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, उनके अंदर एक छेद होता है, इंटर वेंट्रिकुलर कम्युनिकेशन या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो वो उम्र के साथ जब बच्चा पेट में पल रहा होता है तो धीरे धीरे बंद भी हो सकता है। तो इसलिए उन जगहों पर होने वाली चीजों को, या फिर वो 2 छेद जैसा मैडम ने बताया ASD और PDA, वो नॉर्मल बच्चे की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। तो उनको हम एबनॉर्मल नहीं कहते हैं। लेकिन वो जब जन्म पे रह जाते हैं तो वही चीज डॉक्टर साहब यहाँ पर एक चीज और बताइए आप मुझे कि जैसे अभी ये सुराख की बात हो रही है हार्ट के बच्चे की, और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो ज्यादातर आपको देखने को मिलती हैं? आप डॉक्टर हैं, रोज देखते होंगे इस तरह की प्रॉब्लम। तो बनावट में जैसा मैडम ने बताया 4 चैम्बर हैं, 2 नसें हैं जिनको फेफड़े को खून ले जाना है, शरीर को खून ले जाना है। तो इनकी बनावट कुछ इस तरह की हो जाती है कि वो चैम्बर जो है वो या तो छोटे बड़े हो जाते हैं, या नसें थोड़ी गलत लग जाती हैं, या नसों में सिकुड़न आ जाती है, या वो जो 4 चैम्बर आपस में वेल्व से जुड़े हैं उन वेल्व का छोटा होना, बड़ा हो जाना या लीकेज हो जाना, ये सब समस्याएं रहती हैं। तो इसकी वजह से सारे होल एक जैसे नहीं होते। हालांकि हम उनको सामान्य भाषा में होल इन द हार्ट बोल देते हैं, लेकिन ये एक बहुत कई सारी बीमारियां हैं जिनको जो बच्चों में हो सकती हैं। अच्छा, इसमें कुछ और तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है उसके हिसाब से ही इनका ट्रीटमेंट होता है। बिल्कुल, और यहीं पे हम चाहेंगे कि डॉक्टर वीरेंद्र आप भी अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहें इस बीमारी से। देखिए, इसमें एक और बच्चों में बीमारी होती है, वो बच्चों में थोड़ी बड़ी उम्र में भी आ सकती है। जैसे मैं देखता हूँ कि लड़कियाँ होती हैं 8 से 10 साल के बीच में या 4 से 5 साल के बीच में। बहुत इन लड़कियों के बीच में या कई बार लड़कों के बीच में भी एक गला खराब होने की समस्या होती है। अच्छा। और घर वाले क्या सोचते हैं कि इसका अक्सर गला खराब रहता है और इसको गले में बार बार टॉन्सिल रहते हैं, उसमें सूजन हो जाती है और उसको फिर वो अवॉइड करते रहते हैं। 1 आध दिन दवाई खिलवाई और उसके बाद फिर उसको कहा कि ये ठीक हो गया, पर असल में क्या होता है कि वहाँ कुछ बैक्टीरिया हैं जो वहाँ जमा रहते हैं और वही बैक्टीरिया जाके हमारे जो हार्ट के वेल्व्स हैं उन पर जाकर वो वेजिटेशन कर देते हैं, उनको ब्लॉकेज करना शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह से भी बच्चों में जो कार्डियक डिजीज़ हैं वो होती हैं, और ख़ास करके लड़कियों में, मतलब जो 8 से 10 साल या 12 साल की आपने लड़कियों का जिक्र किया, इसकी कोई खास वजह से? नहीं, ये सेक्स रेशो में देखा गया है कि लड़कियों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उनकी ज़्यादा उनमें ज़्यादा देखा जाता है बजाय के बॉयज़ के। बॉयज़ में भी होता है पर लड़कियों में ज़्यादा होता है। पर अगर कोई 8 से 10 साल की लड़की है, वो कह रही है मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, मेरे को घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे को उंगलियों में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो एक रोमेटिज्म की तरफ भी वो केस जाने लगता है। तो ऐसे केसेस में हमें जो शुरुआती लक्षण है, जैसे गला खराब हो रहा है, टॉन्सिलाइटिस है, या गले में सूजन आ रही है, या बच्चा बार बार कह रहा है मेरे को खराश हो रही है, या कांस्टेंट खांसी हो रही है, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड नहीं करना चाहिए। उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करवा के उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए ताकि वो फर्दर उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो सर, इसके अंदर टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह के टेस्ट फिर हम करवाएं जो हमें ये पता चले कि बच्चे के हार्ट में दिक्कत है? देखिए, ऐसा है कि यूजुअली तो अगर ऐसी दिक्कत आएगी तो हम खांसी की ही दवाई लेंगे या फिर खांसी से ही। जब आप किसी भी विशेषज्ञ के पास जाओगे तो वो सारे एंगल से सोचते हैं। अगर उसको ये भी देखेंगे कि अगर फेफड़े में संबंधित है तो उसका एक्सरे करवाएंगे। अगर उनको ये लगेगा कि हार्ट में कोई वेल्वुलर प्रॉब्लम आ रहा है, माइट्रल वेल्व में आ रहा है, कोई मरमर आ रहा है, तो उस संबंध में वो इको करवाएंगे या ईसीजी भी करवा सकते हैं।
तो ये सारी चीजें पकड़ में लाने के लिए एक कुशल अल्ट्रासाउंड। विशेषज्ञ के पास जाना बहुत जरूरी है, ताकि वो उस बीमारी को पकड़ सके। बिल्कुल, यहीं पर ही डॉक्टर सौरभ आप भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये बहुत सही बात डॉक्टर वीरेंद्र ने बोली है कि एक सही फिजिशियन होना के पास जाना बेहद ज़रूरी है, बिकॉज सारे सिम्टम्स आप समझ रहे हैं, लेकिन अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिलेगी तो सही इलाज भी नहीं मिल और पाएगा। ख़ास तौर से जो गर्ल्स की बात की है यहाँ जी। पर डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया है कि गर्ल्स को अगर किसी तरह की गले में प्रॉब्लम हो रही है या उसके घुटने में दिक्कत हो रही है तो उसको ऐसे नॉर्मल ना समझिए और किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, वहाँ से वो बताएगा कि किस तरह से आगे आपको इलाज कराना है। डॉक्टर सौरभ आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, तो मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम को एक सही डायरेक्शन मिली जब उन्होंने एक्वायर्ड हार्ट डिजीजेस के बारे में बोला। जी जी। तो जैसा हम अभी तक बात कर रहे थे कि जन्मजात प्रॉब्लम है, लेकिन यदि बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ बर्थ पे, उसका यदि किसी ने देखकर ये भी बता दिया कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये एक एग्जाम्पल था जो उन्होंने बताया, जो सोर थ्रोट के बाद, गला खराब होने के बाद हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसको हम रोमेटिक हार्ट फीवर और रोमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। ओके। जिससे कि हार्ट के वेल में प्रॉब्लम होती है और ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा रहती है कि कभी कभी इसके लिए आगे चलकर ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके। इसी तरीके से और भी कुछ इन्फेक्शन होते हैं जिनकी वजह से हार्ट की पंपिंग की कमी हो जाती है, जिनका ध्यान रखना, समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने सुना होगा कोविड के समय में काफ़ी सारे बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम रही, तो ये सारी बातें भी समझना ज़रूरी है कि बच्चों में केवल जन्मजात ही प्रॉब्लम नहीं होती हैं, उसके अलावा भी इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिनके लिए इन्फेक्शन का सही टाइम पर ट्रीटमेंट होना, साफ सफाई का ध्यान रखना, और यदि सोर थ्रोट जैसी समस्या है तो उसका सही समय पर इलाज कराना अच्छा रहता है। और सही लाइफस्टाइल भी तो बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल एक अलग पहलू है, जिसके बारे में डॉक्टर अरिमा बताएंगे कि किस तरह से हम लोग ज्यादा। थोड़ा सा मैं आपसे, बच्चे के हार्ट की बात हो रही है, बच्चों के कुछ बच्चों में हार्ट की बीटिंग बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो क्या वजह है इसकी कि जो हार्ट में हार्ट बीट है बहुत ज़्यादा जा रही है? ये नॉर्मल प्रोसेस है या आगे जाके ठीक हो जाती है, या इसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है? एक्चुअली जो हार्ट की धड़कन बड़ी होती है और बच्चे को फीवर नहीं है, तो फीवर या कोई डिकम्पनसेटेड चीज़ नहीं है, तब ये एक बहुत बड़ी पैथोलॉजी की ओर भी इंडिकेट कर सकता है। जैसे कि किसी बच्चे में मान लो धड़कन बहुत तेज है, लगातार उसका हार्ट रेट 120-130 रह रहा है, बच्चे पसीने से नहाया रहता है, तो उस कंडीशन को हम लोग वो हार्ट के लिए बहुत डेट्रीमेंटल हो सकती है, और हो सकता है उससे हार्ट आगे चल के बहुत ज़्यादा वीक हो जाए। तो अगर विद इन 1 मंथ का चाइल्ड है, उसका हार्ट रेट लगातार 150-200 बना हुआ है, तो उसको डेफिनेटली एक ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। और कभी कभी डीसी शॉक की, जिसे हम लोग सामान्य शब्दों में कहें कि जो इलेक्ट्रिक शॉक होती है, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो रिवर्ट हो जाए और नॉर्मल रेट आ जाए। कितनी नॉर्मल रेट आप मानते हैं एक एक्सपर्ट के नज़रिए से? 2-3 साल के बच्चे में हम 100 के बियॉन्ड कोई भी हार्ट रेट जो होता है वो एबनॉर्मल होता है, फीवर की एब्सेंस में। और कभी कभी ये बीमारी दूसरी तरह ये होता है कि धड़कन अभी उठी, 1-2 घंटा रही और फिर वो समाप्त हो गई, फिर अगले दिन ऐसा हुआ या महीने में 2 बार हुआ। तो ये दिल के, अगर साधारण शब्दों में बोले तो दिल जहाँ से धड़कन पैदा होती है हार्ट में, वो एक इलेक्ट्रिक सिस्टम है, तो उसका डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, तब ये हो जाता है। तो इसके लिए जैसे दवाएं हैं, दवाओं से इलाज नहीं होता तो हम लोग शॉक देते हैं, अगर उससे भी नहीं हो पाता है तो जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो हम लोग स्पेशल टेक्निक्स होती है जिसे रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं, उनके द्वारा उसका इलाज किया जाता है। कुछ टेस्ट हैं ऐसे जिस पर आप टेस्ट कराकर पता लगाते हैं कि हार्ट में अब नॉर्मलिटी है, तो वो क्या है? कुछ टेस्ट हैं ऐसे? तो कोई भी वगैरह होता है क्या? देखिए, इको स्ट्रक्चरल हार्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताता है, यानी कि बनावटी गड़बड़ क्या है। लेकिन अगर धड़कन की गड़बड़ है तो उसके लिए होल्टर टेस्ट होता है, जिसमें कि धड़कन एक्चुअली कितने समय तक क्या रह रही है, या 24 घंटे में कितनी बार धड़कन गड़बड़ाई है, इस सब का मेजरमेंट वो देता है। यहाँ पे मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी, आपने बढ़ी हुई धड़कन के लिए कहा, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनकी धड़कन बहुत कम होती है। तो छोटे बच्चों में भी पेसमेकर जैसी चीज़ों की हमें ज़रूरत हो जाती है, लाइफ के बच्चे के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर सौरभ, आप भी थोड़ा सा इसमें अपनी रोशनी डालिएगा। ये जो धड़कन की बात हो रही है, आप इसमें किस तरह से अपनी राय का इज़हार करेंगे सर? तो धड़कन जो मैडम ने बताया वो बहुत अच्छे तरीके से बताया। उसमें एक चीज़ मैं जो जोड़ना चाहता हूँ वो ये है कि जो धड़कन है वो उम्र के साथ बदलती है। अच्छा। तो जैसे हमारी बड़ों की धड़कन 70 से 80 रहती है, ऐसे बच्चों की धड़कन हमसे ज़्यादा रहती है।
लेकिन जब बच्चा नियोनेट होता है, जब पैदा ही होता है, तो वो 110, 120, 130 नॉर्मल होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी धड़कन धीरे धीरे कम होती है। लेकिन यदि लगातार धड़कन तेजी से बनी रहे जी, फीवर के बिना, उसको दर्द नहीं हो रहा है, इनके बिना भी यदि लगातार बनी रहती है, तो हमें उसकी तरफ ध्यान देना है। या फिर बीच बीच में एकदम से धड़कन तेज हुई, उसके साथ बच्चे को चक्कर आना, बेहोशी होना, पसीना आना, वॉमिटिंग होना, तो वो ये इंडिकेट करता है कि बीच बीच में ऐसे एपिसोड्स हो रहे हैं जिस समय धड़कन काफी तेज हो जाती है। और उनमें से कुछ एपिसोड लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। इसलिए उनका यदि अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हो जाता है तो लगभग 80 से 90% ये बीमारियां समाप्त हो जाती है, समाप्त की जा सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर अनिमा, यहाँ पे आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जब भी दिल के छेद की बात हम करते हैं तो उसमें अमूमन ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अब सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। सबको बस एक यही खौफ होता है कि अब सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगी कि क्या सर्जरी के बिना भी इलाज मुमकिन है? एक्चुअली इतना वाइड स्पेक्ट्रम है एक सुराख, एक कॉमन व्यक्ति के लिए कि अगर हम कहें तो लगभग जो नीलेपन की बीमारियां होती है, हर बीमारी में सुराख होता है। और उसमें वो सुराख उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। और जो सुराख, जो साधारण सुराख हमें जिसे कह सकते हैं, जैसे ASD, VSD और PDA, तो इनका परकोटेनियस इलाज यानी कि बिना चीराफाड़ी के इलाज संभव है। स्पेशली PDA जो है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ये एक सक्सेस स्टोरी है क्योंकि हम लोग लगभग सारे PDA को आराम से बिना चीराफाड़ी के पैर के द्वारा हार्ट में ट्यूब डाल के उनको क्लोज कर सकते हैं। एंड इसका सक्सेस रेट भी बहुत हाई है। 90 to 99% तक हम सारे ऐसे सुराख छोटे से बड़े बंद कर सकते हैं। इसी तरह से ASD है जिसमें हम लोग इकोकार्डियोग्राफी वाला देखते हैं कि वहाँ पे जो हमारा, उसमें एक स्पेशल तरह की डिवाइस आती है, जैसे हम साधारण शब्दों में कहें तो छतरी या बटन, तो उसको लगा देने से वो सुराख हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और VSD जो है वो दूसरे किस्म का सुराख, उसमें हम लोग इंतज़ार करते हैं। अगर बच्चा हार्ट फेलियर में नहीं है तो हो सकता है कि वो अपने से ही भर जाए जब बच्चा 2 या 3 साल का हो। तो उसमें हम लोग डिपेंडिंग अपॉन कि क्या साइज़ है, कितना प्रेशर है चैम्बर्स का, बच्चे को के लक्षण क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली, वक्त के अकॉर्डिंग। तो ये जो आपने बताए, जो बटन या जो भी आपने तरीके बताए, इसका इस्तेमाल करने से अगर हम ये समझे कि आगे जो बच्चे की लाइफ है वो बिल्कुल एज ए नॉर्मल वो जी सकता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली नॉर्मल फ्रॉम, मतलब ये हमें मैं कहना चाहूँगी कि ये विज्ञान की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। जैसे PDA वगैरह का बच्चा, मैं अपने लिए बोलूँ तो जो एकदम हार्ट फेलियर में प्रेजेंट कर रहा है, जो जिसका वजन कभी नहीं बढ़ पा रहा है, आपके पास है, हम लोग 5 किलो के ऊपर के किसी भी बच्चे का इलाज इसके द्वारा संभव है। लेकिन आज की तारीख में तो लोग 800 ग्राम और 900 ग्राम के बच्चों का भी इलाज कर रहे हैं। थोड़ा टेक्निकली चैलेंजिंग होता है, लेकिन उस PDA के डिवाइस क्लोजर के बाद में आप 6 महीने बाद ही बच्चे को देखते हैं, तो इट्स वेरी रिवार्डिंग। मतलब आपको लगता है कि जो बच्चा एकदम जान का खतरा जिसको बना हुआ था, और नेक्स्ट डे से बच्चा होश में है, चल रहा है, फिर रहा है, मतलब 2 घंटे बाद से ही, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम हैज गॉन अवे फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं इसमें भी कि बच्चा बहुत ही बुरे हाल में पहुंच चुका है, इसका वॉल्व भी साथ में खराब हो चुका है, LV डिस्फंक्शन हो गया है, तब ये थोड़ा बहुत आगे तक उसका इलाज जाता है। लेकिन इट्स अ सक्सेस स्टोरी। आपने बटन का जिक्र किया, यहाँ पर बटन लगाया जाता है हार्ट में, तो क्या बाद में उसे हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, या लाइफ टाइम रहेगा वो धीमे धीमे वो बटन अंदर ही उसको खत्म हो जाएगा? ऐसा होता है, वो 6 महीने में दिल अपने हिसाब से उसके ऊपर एक झिल्ली चढ़ा देता है। अच्छा, उसको बोलते हैं एंडोथेलाइजेशन। ओके। और वो एक बार झिल्ली चढ़ जाती है तो वो आपके दिल का हिस्सा हो जाता है। और वो आपको बाहर से कुछ नहीं पता लगेगा, उसका कुछ नहीं होने वाला। एक्सरे कभी आपने गलती से कराया तो आपको दिख जाएगा कि शायद वहां पर कुछ है। वो लाइफ टाइम रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा, और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन रहेगा। एक बार वो लग गया और 6-7 महीने तक वो अपनी जगह पे, तो यूजुअली एम्बुलाइज भी नहीं करता है। तो इस तरह का बच्चा भाग दौड़ कर सकता है, डेली लाइफ नॉर्मल कर सकता है, सब कुछ करे वो। अच्छा मैडम, यहीं पर ये भी बताइएगा, जैसे आइए सर्जरी की बात हो रही है, होल की सर्जरी है, किसी तरह से उसको सुराख को बंद कर दिया जाता है सर्जरी के मेथड के द्वारा, तो उसके बाद बच्चा नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है, वो कहीं जा सकता है, दौड़ सकता है, या स्पोर्ट्स में अगर वो इन्वॉल्व होना चाहिए सब कर सकता है, या कुछ चीज़ों में उसको लाइफ टाइम ख्याल रखना पड़ेगा? तो 2 बातें होती हैं कि पेशेंट की डिजीज का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या था। जैसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज या सिंपल हार्ट डिजीज। तो अगर सिंपल सुराख है तो उसको बंद कर दिया गया इवन सर्जरी के द्वारा, तो ठीक है, वो बच्चा पूरी लाइफ नॉर्मल जी सकता है। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है जिसमें, या यही वाले सिंपल वाले सुराख में बहुत दिनों बाद आपने प्रेजेंट किया, हार्ट ऑलरेडी वीक हो चुका है या वॉल्व ऑलरेडी इन्वॉल्व हो
चुका है, तो ये प्रॉब्लम करता है। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स डिजीजेज होती हैं, एक बार सर्जन जब उसको ऑपरेट करता है तो ऑपरेट करने के लिए उसे एक इंसिजन देना होता है, तो वो वहाँ पे एक स्कार छोड़ जाता है। जैसे आपको चोट भी लगी तो देखा है ना, एक निशान पड़ जाता है, वो लाइफ लॉन्ग रहता है, तो वो एक स्कार वहाँ पे रह जाता है। तो हो सकता है कि आगे चल के ये चीज़ एरिथमिया प्रोड्यूस करे। तो मैं केवल ये कहना चाह रही हूँ कि अगर एक ऐसा बच्चा जिसको हार्ट डिजीज थी कभी, तो उसकी सर्जरी हो गई, तो आप निश्चिंत पूरी तरह मत हो जाएं, उसका प्रॉपर फॉलो अप जरूर कराएं, हर 6 महीना, साल में, 2 साल में, जैसा कि डॉक्टर आपको सलाह दे, आप उसको जाके बार बार दिखाएं। तो जो विशेषज्ञ है वो समझ जाएगा कि इसमें क्या धड़कन की बीमारी हो सकती है, क्या इसका हार्ट वीक हो रहा है, क्या इसका प्रोग्रेशन हो रहा है, क्या चल रहा है। तो ठीक है, वो अगर सब कुछ सही टाइम पे हो गया तो हार्ट नॉर्मलाइज भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म फॉलो अप से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फॉलो अप की वैल्यू है, करना है। अवेयरनेस और फॉलो अप सर्जरी होती है या डॉक्टर के टच में आते हैं बच्चे के हार्ट को लेकर, तो उसको फॉलो अप रखिए, यानी कि डॉक्टर से मिलते रहिए जब तक डॉक्टर आपसे ये नहीं कह देता कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल। डॉक्टर वीरेंद्र, आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, अभी हमने लाइफस्टाइल की बात की थी, तो बच्चों में भी लाइफस्टाइल बहुत, क्योंकि आजकल सभी बच्चे जंक फूड और इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा रहते हैं। तो अगर जैसे कोई बच्चा है जिसको अभी इसकी हार्ट की प्रॉब्लम है और अभी वक्त है सर्जरी, जैसे कि डॉक्टर अरिमा ने बताया कि हम फॉलो अप रखते हैं कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो सर्जरी वेट कर सकते हैं, ऐसे वक्त में, उस ड्यूरेशन में आपका एज एन होम्योपैथी का क्या रोल रहता है कि किस तरह से मदद करते हैं उस टाइम में आप? देखिए, उस टाइम जब बच्चे को ये CHD होती है, मतलब जो जन्म से हार्ट की बीमारी होती है, उस टाइम एक तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, उसको दूसरी जितनी बीमारियां हैं वो लगने का खतरा बहुत रहता है। तो और सेकंड ये है कि उस दौरान जब वो हार्ट डिजीज़ से सफ़र हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि होम्योपैथिकली उसकी कैसे बोन्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसकी जो डाइजेशन है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसका जो पेट का पाचन तंत्र है उसको कैसे सही रखा जाए। और ये भी देखा गया है कि बच्चों में जो माइलस्टोन है, जो डेवलपमेंट होती हैं, उसको भी हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से उसको हम कवर कर सकते हैं। बट अगर ये मान के चलें कि जी किसी को अगर CHD है और डायग्नोज हो चुकी है और ये डिक्लेयर हो चुका है कि उसका ऑपरेशन होगा, और आप ये सोचें कि उसको होम्योपैथी उस ऑपरेशन से बचा लेगी और उस इतने बड़े होल को बंद कर देगी, या जो VSD जैसे मैम ने बताया कि उसको ठीक कर देगी, तो एक ये भ्रम है, ऐसे भ्रम में नहीं रहना चाहिए और जो स्पेशलिस्ट है उसके कांटेक्ट में ही जाना चाहिए, और उसका इलाज पूरी तरह हो जाने पर अगर उसको कोई बाद में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो होम्योपैथिक दवाई से उसको ठीक किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर वीरेंद्र आपने बताई, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हर कोई यही कहता है कि हम इलाज कर देंगे और पूरी तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट आपने ये जो अवेयरनेस दी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर एक कॉलर है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो 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 जी मैडम, मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहब बोल रहा हूँ। जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। मैं डॉक्टर्स की टीम से ये पूछना चाहता हूँ कि जो वंशानुगत बीमारियां होती हार्ट की, वो मेल चाइल्ड में ज्यादा होती कि फीमेल चाइल्ड में? यदि ऐसा है तो उसका कारण क्या होता है? क्योंकि जो एक्वायर्ड हार्ट प्रॉब्लम्स होती है वो फीमेल्स में उसकी इंटेंसिटी मेल के कंपैरिजन में कम होती है। तो वंशानुगत का क्या है, बताइए थोड़ा सा। डॉक्टर सौरभ, आप क्या कहें? तो जो वंशानुगत है वो इस पे डिपेंड करेगा कि उसमें कोई जेनेटिक रीज़न इन्वॉल्व है या नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने बच्चों में होगी। तो उसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। सामान्य तौर पर जो मेल और फीमेल का रेशो है वो इसी पर निर्भर करता है। कुछ बीमारियां हैं जो फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ के जो लेफ़्ट साइड के हार्ट डिजीज़ प्रॉब्लम्स हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, राइट साइड की हार्ट डिजीज़ है वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन है। मेरे ख्याल से आप यही पूछना चाह रहे थे।
डॉक्टर सौरभ, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने बताया कि हार्ट डिसीज़ के बारे में अभी हमने बात की, तो उसके अंदर क्या ये भी होता है कि कुछ हाइजीन वगैरह भी मेंटेन करना होता है? लाइक जैसे हमने पहले भी बातचीत की, तो डेंटल हाइजीन का मेंटेन करना, या फिर जो कुछ बच्चे जो हैं ज़्यादातर आजकल हम देखते हैं फ़ोन या ज़्यादातर गैजेट्स के अंदर ज़्यादातर रहते हैं, क्या उनका भी इस तरह, उनको थोड़ा सा इससे दूर रखने की ज़रूरत है? जी, तो यदि बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम है, यदि जन्मजात जो प्रॉब्लम है, तो उनमें दांतों के इन्फेक्शन की रिस्क एक तो ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उस दांत के इन्फेक्शन से हार्ट के इन्फेक्शन का खतरा रहता है। ओके। और यदि वो छेद अपने आप में छोटा सा भी हो, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो रही हो, लेकिन यदि फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट का इन्फेक्शन हो जाए, तो वो अपने आप में जानलेवा हो सकता है। इसलिए दांतों की साफ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी बीमारी में या नॉर्मल होने पर भी यदि बच्चे की एक्टिविटीज ठीक नहीं है, वेट ज्यादा है, हाइपरटेंशन होने की रिस्क रहती है, तो वो जनरली लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम बच्चों में रहती है हाइपरटेंशन की हो सकती प्रॉब्लम है, हो सकती है यदि एक्टिविटीज नहीं है, ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। और यही हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूवर को मैसेज भी दीजिए कि किस तरह से बच्चे का ख्याल रखा जाए। जी, तो आई थिंक मैं सभी की तरफ से ये मैसेज देना चाहूँगा कि बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर की सलाह से, और यदि हार्ट की प्रॉब्लम ना हो तो अदरवाइज भी बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, उनकी दांतों की साफ सफाई की तरफ ध्यान दीजिए, खाना पीना उनका इस तरीके का होना चाहिए कि जंक फूड कम हो, और यदि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो लगातार एक्सपर्ट डॉक्टर से मिल करके उसका इलाज कराइए। ऑपरेशन होने के बाद भी इन बच्चों को लगातार फॉलोअप में दिखाते रहना उतना ही ज़रूरी है जितना ऑपरेशन से पहले या किसी भी इलाज से पहले। बिल्कुल। डॉक्टर अरिमा, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे डॉक्टर सौरभ ने कहा कि एक तो कुछ बीमारियां वंशानुगत हैं जो कि कंजेनिटल हैं, जो कि बच्चे में हो जाती है, तो उसके लिए माँ का बच्चे के प्रति ध्यान रखना कि दूध पीने में प्रॉब्लम हो रहा है, ज़्यादा पसीने तो नहीं आ रहे हैं। दूसरा ये कि अगर बच्चे को बार बार थ्रोट के इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ये रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जिस पे हम लोगों ने कम डिस्कशन कर पाए, तो ये भी हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये बच्चा बीमार होता है 5 से 15 साल की उम्र में, उसको पहला अटैक आ जाता है 5 से 15, लेकिन वो प्रेजेंट करता है 20 से 25 साल में, और तब तक वॉल्व इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके होते हैं कि यंग पॉपुलेशन में, जो हिंदुस्तान की एक वर्किंग बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें बहुत खतरनाक किस्म से बीमारियां होती हैं, और ये बेसिकली हाइजीन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इस सब पे बहुत डिपेंडेंट होती हैं। तो उसलिए उन छोटी छोटी बातों का, जैसे डॉक्टर वीरेंद्र ने भी शुरू में बताया था कि गला खराब हुआ यानी बच्चे को निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, टॉन्सिल्स हो रहे हैं, तो आप एक विशेषज्ञ से अवश्य मिलें, उसको ठीक हो जाएगा अपने से ये कह के न छोड़ें। तीसरा, जंक फूड तो डेफिनेट अवॉइड करें, क्योंकि जितना भी मार्केट में फूड अवेलेबल है सब में नमक का कंटेंट या शुगर का कंटेंट ज़्यादा है। बेसिक सी बात है, जब तक नमक या शुगर नहीं होगा आप चीज़ इतनी ब्लैंड हो जाएगी कि आप उसकी ओर आकृष्ट हो ही नहीं सकते हैं। ये एक बेसिक फंडा है। कुछ भी चीज़ आप देख लीजिए अपनी ज़िंदगी में जिसकी ओर आप आकृष्ट हो रहे हैं, वो या तो बहुत मीठी है या वो बहुत नमकीन है। जी, और ये दोनों ही चीज़ें हार्ट के लिए लॉन्ग टर्म पे नुकसान ज़्यादा है। डॉक्टर वीरेंद्र, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल जितनी माताएं हैं वो ये चाहती हैं कि बच्चे को कहीं ना कहीं बिजी कर दिया जाए ताकि वो दूसरा काम कर सकें, और वो क्या करती हैं कि उसके हाथ में, बच्चा 1-1.5 साल का होता है, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। बिल्कुल। तो एक तो मोबाइल की खुद की रेडिएशन है, दूसरा ये है कि बच्चा इतना एडिक्ट हो रहा है कि उसको पता नहीं है कि मैं दूध पी रहा हूँ, एपिटाइट पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, और बाद में चल के जो एट प्रेजेंट हमारे पास चैलेंजिंग काम आ रहा है वो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जी। और उसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। जब बच्चा ओबेसिटी में जाएगा तो उसको जैसे ही वो बड़ा होगा तो वो 10-20 बीमारियों को इन्विटेशन दे देगा, उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगा, डायबिटिक हो जाएगा, और जो थायराइड की समस्या है वो तो बहुत ही कॉमन है कि 20-25 साल के बच्चों में जो थायराइड स्टिमुलेशन की वजह से उनका वेट गेन हो रहा है। तो इस वजह से उनके खान पान पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, और सबसे लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बच्चे को हमेशा एक्सरसाइज के फिजिकल प्रेरित कीजिए, उसकी फिजिकल एक्टिविटी होनी बहुत ही जरूरी है। जी जी जी। ये सब बातों में एक जो चीज़ ज़रूरी रहेगी और काफ़ी सारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं वो है वैक्सीनेशन। हार्ट की बीमारी में वैक्सीनेशन की मनाही नहीं है,
जो नॉर्मल वैक्सीन लगती हैं डिफ्थीरिया की, मीजल्स की, वो सारी लगनी चाहिए, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी हैं हार्ट के बच्चों में लगने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो भी आपने हिदायत अभी हमें हमारे साथ शेयर की हैं वो एक बार व्यूअर को फिर से सम अप कर लेते हैं। तो सभी का ये कहना है कि जो डॉक्टर्स की जो सलाह है वो लेते रहिए, और ये इस चीज़ का खास ख्याल रखिए कि अगर आपके बच्चे को कोई हार्ट की डिसीज़ है तो जो सिम्टम्स बताए गए हैं आज प्रोग्राम में जिसमें कि माँ के दूध का ना लेना, धड़कनों का बढ़ जाना, नीलापन रहना बच्चों के अंदर, कोई फिजिकल एक्टिविटी का ना करना, अचानक से वेट का कम हो जाना, ये इन सब चीज़ों पे आप ध्यान रखिए। ऑफ कोर्स बैलेंस डाइट और ये सब हम अपने प्रोग्राम में हर बार आपसे शेयर करते हैं, लेकिन जो आज जो हमारा प्रोग्राम है चाइल्ड कार्डियोलॉजी, ये जो सिम्टम्स बताए गए हैं इस पर गौर कीजिए। और एक माँ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा वक्त जो एक माँ होती है वो अपने बच्चे के साथ बिताती है, तो आप ध्यान रखिए, इन सिम्टम्स पे गौर करिए, और अगर कहीं पर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं अपने बच्चे में, तो वो जो है आप इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेके जाइए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज अपने चाइल्ड कार्डियोलॉजी पे हमें जिस तरह से हिदायतें दी हैं, जो भी चीज़ें बताई हैं, आई थिंक हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छे से चीज़ें सारी समझ आई होंगी और वो और ज़्यादा अवेयर रहेंगे अब अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर। थैंक यू सो मच। उम्मीद है नाजरीन आज की ये ख़ास पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, इसी तरह से किसी ख़ास मौजू पर गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त जी, और साथ ही अगर आप हमारी कोई आपका कोई राय हो या आप हमें कोई सलाह देना चाहते हैं या आपके कोई सवालात हों तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है hello.drurdu@gmail.com, और आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो कि है DD उर्दू। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक अपनों का, अपने बच्चों का और अपने दिल का ख्याल रखिए, और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मोटापा दिल की बीमारी की वजह बनते हैं। बहुत छोटे और नौउम्र बच्चों में भी दिल की बीमारी पाई जाती है। बच्चों में डिजिटल आलात और जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल दिल की खराब सेहत की वजह बन रहे हैं। दिल की अच्छी सेहत के लिए बच्चों को अच्छी ग़िज़ा के साथ साथ जिस्मानी हरकत वाले खेल खेलना लाजमी है। छोटी उम्र से ही बच्चों को सेहत के तई बेदार करें, ये वालिदैन की एक अहम जिम्मेदारी है। दिल की अच्छी सेहत के लिए उन्हें किसी भी तरह का ज़हनी दबाव महसूस न होने दें। बच्चों में साफ सफाई की आदत भी डालें।